हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। आज हम लोग इस सेशन में उपस्थित हैं जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया चैप्टर लेकर के, जो कि इस चैप्टर का नाम है, आप लोग जानते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा इस सेशन में करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग बात ये करेंगे कि इसमें हम आज लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होता है क्या है। इसका इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास इक्वेशन इस तरह से दे रखे, ठीक ना, इस तरह से इक्वेशन दे रखे कि डी एन वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वन डी एन माइनस का वन वाई अपान का डी एक्स एन माइनस का वन प्लस का ए टू डी एन माइनस का टू वाई अपान का डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक ए एन माइनस का वन इंटू डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर ऐसा कोई फॉर्म इसको दे रखा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ से हम इसको जान लेते हैं क्या होता क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर, जो डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट उससे पहले हम एक एक बारे में यहाँ पर समझेंगे कि लीनियर क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। तो हम लोग इसमें डिटेल्स करेंगे। हायर ऑर्डर का क्या मतलब होता है। अगर मैं कह दूँ कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको अगर हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्या इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो कि अगर हायर ऑर्डर का मतलब क्या हो, अब तक हम जो है कि जो भी पढ़ के आए हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, केवल उसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना होता है, 1 होता था। इस वाले में जो हायर ऑर्डर का होगा उसमें क्या होगा, सेकंड एंड मोर डेरिवेटिव अलाउड। इस वाले में क्या होगा, इसमें सेकंड या उससे मोर देन के जो डेरिवेटिव होंगे उसमें क्या होंगे, अलाउ होंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है या लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल का मतलब आप लोग जानते होंगे, ये डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव इसमें क्या होंगे, कंटेन रहेंगे। डेरिवेटिव जो कंटेन हो, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेरिवेटिव रहेंगे, यानी डी वाई अपान का डी एक्स का टर्म या डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर का टर्म कंटेन रहेगा, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशियल जिसको बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इसमें क्या होता है कि जो आपका डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर हो उसको क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए, या डिग्री कह लेते, इसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। तो आप लोग ये डिग्री भी है, ऐसा आप लोग को समझ लें। तो ये क्या होता है कि जो डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही पावर ऑफ द ऑर्डर, तो डेरिवेटिव विल बी 1 या v 1 होना चाहिए। जो डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए इस कंडीशन में, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल बोलेंगे। या एंड मोर नॉन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी मल्टीप्लाई। या ऐसा इसका कह रहा है कि उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये और इसका जो डेरिवेटिव हो उसको कहीं इसमें मल्टीप्लाई ना हुआ हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा टर्म ना होने पाए, क्या y इंटू डी वाई अपान का डी एक्स, ऐसा कोई टर्म ना हो। ओके, और ऐसा क्या होता है, इस टर्म का ऐसे हो, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसा भी इसमें ना होना चाहिए, क्या डी वाई अपान का डी एक्स मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए किसका, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर का, ऐसा कोई टर्म इसमें क्या होना चाहिए, कंटेन नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कि इक्वेशन क्या है, ठीक ना। इक्वेशन क्या होता है कि अगर कोई भी डेरिवेटिव है, अगर उसमें उन दोनों डेरिवेटिव में अगर आपका इक्वल साइन है, क्या डेरिवेटिव बिटवीन इक्वल साइन, अगर किसी भी डेरिवेटिव के बीच में इक्वल का साइन है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर इसलिए कोई भी डेरिवेटिव होगा उसमें इक्वल का साइन लगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट कोफिशिएंट, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन गिवन था आपका डेरिवेटिव का, इसमें a1 a2 और an माइनस का 1 और an जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या कह लो ये मेरे पास जो क्यू है इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लिए, इसको फंक्शन होता है किसी भी का दे रखेगा, इसी को हम लोग क्यू को फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। ये होता कैसा है, जो क्यू है ये होता कैसा कि फंक्शन ऑफ एक्स जो मेरे पास ये होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट टर्म आपका आता है क्या है, ये कंप्लीट या जनरल सोल्यूशन, किसी के हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं या जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। कंप्लीट या जनरल सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं, जो मेरे पास होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, ये क्या होता है,
ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होता है। जो मेरे पास y होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। CF को हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसको इसका नाम हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। और PI हम लोग जानते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। इधर का जो इक्वेशन होता है ये वाला y जो होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। CF प्लस का PI जो टोटल ओवरऑल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इस टाइप का ये आपका पूरा इसका जो बेसिक था ये था। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा टर्म, थोड़ी सी बात आप लोग ये और जान लीजिए। ये जैसे यहाँ पर हम लोग क्या है कि ये आपका हर एक क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास y आपका डिपेंडेंट जो है कि फंक्शन ना हो सके या डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो। अगर ऐसा है तो मेरे पास जो डेरिवेटिव्स दे रखेंगे इस भी फॉर्म हो सकते हैं कि x इज इक्वल टू CF प्लस का PI, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में मेरे पास ये जो x बनेगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। क्या बनेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। और ये वाले जो टर्म होंगे उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में हम लोग करेंगे क्या? सेम चीज़ प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपका क्या काम करेगा? आपका जो x y वाला है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो उसके केस में आप लोग का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग जो dx अपान का dy करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव्स होंगे, इस टर्म का होगा, तो आप लोग उससे ध्यान देंगे। खैर उसके आगे हम चलते हैं। इसको आप लोग क्वेश्चन किस प्रकार का फॉर्मेशन दे रखेगा उसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वाले में। चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा कोई दे रखे dy अपन का dx, dy अपन का dt के टर्म में दे रखे, dx अपन का dt और dz अपन का dy के टर्म में रखे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इसका जो है कि डेरिवेटिव के डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इसका जो सोल्यूशन होगा CF क्या मिलेगा। ओके y, तो चलो अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में इस तरह से डेरिवेटिव गिवन है आपका ऐसे टर्म में dy अपन का dx में, तो इसमें जो y होगा वो आपका क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और x होगा क्या होगा? वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उस केस में जो मेरे पास सोल्यूशन आता है वो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू CF प्लस का PI आएगा। ओके, ये मेरे पास बनेगा। दूसरा क्या होगा? अगर मेरे पास क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अगर डेरिवेटिव्स dy अपन का dt के फॉर्म में गिवन है तो इसमें जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा? y होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का कार्य करेगा। और यहाँ पर जो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो y इज इक्वल टू क्या होगा? CF प्लस का PI होगा। ओके, तो ये आप बात को समझते चलिएगा। ZT यहाँ पर इंडिपेंडेंट कार्य करेगा, ये टर्म जिसमें CF जो भी वैल्यू आएगा वो इंडिपेंडेंट कार्य T करेगा, ठीक है ना। तो T जहाँ पर हम लोग x यूज करते थे वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? T यूज करेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन में C1 e की पावर x यूज करते थे तो यहाँ पर x वाला होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? T होगा। ओके, अगर ये मेरे पास dx अपन का dt अगर इस टर्म का मेरे पास डेरिवेटिव्स गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो x होगा वो क्या कार्य करेगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और t आपका क्या करेगा? आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन आपका मेरे पास सोल्यूशन जो बनेगा वह यहाँ पर x होगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू CF प्लस का PI बनेगा। मीन्स दैट कहने का मतलब यहाँ पर भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो t के केस में रहेंगे और डिपेंडेंट जो है y के केस में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये z dz अपन का dy, तो यहाँ पर जो z होगा वो आपका क्या होगा? डेरिवेटिव सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और y जो बनेगा वो क्या होगा? मेरे पास आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस केस में जो मेरे पास आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये z इज इक्वल टू क्या होगा? आपका CF प्लस का PI बनेगा। ओके, तो मतलब ये z आपका डिपेंडेंट का कार्य करेगा और ये पूरा टर्म जो बनेगा इसमें जो भी टर्म आएंगे वो इंडिपेंडेंट यानी कहने का मतलब क्या रहेगा? y के केस में रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे कह लें, ये एक आपका ये हो सकता है आपका dx अपान का dy के केस में गिवन है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो x होगा हम लोग का क्या होगा? डिपेंडेंट कार्य करेगा। क्या करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर मेरे पास जो y बनेगा वो इंडिपेंडेंट का कार्य करेगा। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन जो बनेगा वो मेरे पास x इज इक्वल टू CF प्लस का PI बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में कुछ टर्म ऐसे थे कि जिसको आप लोग को समझना है
कि अगर क्वेश्चन में आपका अगर डेरिवेटिव्स dy अपन का dx की फॉर्म दे रखे तो जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा y आपका डिपेंडेंट होगा, तो y इज इक्वल टू सी ए प्लस का पी आई बनेगा, और जो x होगा वो इंडिपेंडेंट का कार्य करेगा। अगर मेरे क्वेश्चन में किसी का जो डेरिवेटिव्स दे रखे dy अपन का dt के केस में गिवन है, तो वहाँ पर जो y होगा वो आपका क्या कार्य करेगा, y आपको डिपेंडेंट वेरिएबल करेगा, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल कार्य करेगा, तो वहाँ का जो कंप्लीट सोल्यूशन इसका आएगा y इज इक्वल टू सी ए प्लस का पी आई आएगा। सिमिलरली उसी तरह से ये होगा। मैं शॉर्ट में यहाँ पर अगर बता दूँ तो ये जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। और ये जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको मोटे में समझना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में करके रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम से नहीं होता है। अब हम लोग वर्किंग रूल पढ़ेंगे कि क्या होता है वर्किंग रूल, किस तरह से हम लोग CF और PI निकालते हैं। पहला, अब यहाँ पर एक मैं बात यहाँ पर सिंपली कर लेता हूँ कि होमोजीनियस की बात मैंने ब्रेक कर दिया था। अगर होमोजीनियस इक्वेशन मेरे पास लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है तो कहने का मतलब इक्वल में आपका इक्वल क्या होगा, जीरो होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग जीरो बोल, जैसे कह दें क्या मेरे पास है आपका d2y अपान का dx स्क्वायर प्लस का a dy अपान का dx प्लस का y इज इक्वल टू क्या दे रखे, जीरो। अगर ऐसा केस मेरे पास है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो होमोजीनियस की बात ये होती है। बट अब हम इसको आगे चलते हैं, इसमें जो भी चीज़ें और आगे थोड़ा इसमें हम लोग इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे किस तरह से CF और PI फाइंड करते हैं, तो ठीक है ना। इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग करते क्या है, ये चीज़ मेरे को मिल गया, क्या यहाँ तक मिला, हम लोग पा गए कि जब हम लोग को पता चल गया कि आपका जो है कि क्वेश्चन में आपका किस टर्म का डेरिवेटिव दे रखा है कि dy अपान का dx या dy अपान का dt या दे रखा dx अपान का dt या dz अपान का dy, इस टर्म किस तरह से दे रखा, मुझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गया कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट, जब ये मुझे पता चल गया तो उसका मुझे कंप्लीट सोल्यूशन भी पता चल गया कि क्या इसका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा, y इज इक्वल टू CF बनेगा कि y इज इक्वल टू आपका CF बनेगा कि उस केस में t डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा कि x डिपेंडेंट होगा, ये चीज़ें मैं पता चल गया। अब इसमें हम लोग जब मुझे ये पता चल गया तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें CF निकालना होता है। मुझे अगर सबसे पहले हम नोटेशन फॉर्म देखते हैं कि नोटेशन फॉर्म क्या होता है, जो वहाँ पर डेरिवेटिव दे रखेगा d अपान का dx को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, नोटेशन फॉर्म होता है। d2 अपान का dx स्क्वायर को हम लोग d स्क्वायर कहते हैं, d3 अपान का dx क्यूब को हम लोग d क्यूब कहते हैं, अप टू सो ऑन dn अपान का dx की पावर n को dn कहते हैं। और इन्हें हमको d स्क्वायर d की पावर n को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर नाम देते हैं। अब ये जब वैसे मतलब मुझे पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग रूल फाइंड करते हैं CF निकालने का। किस तरह से हम किसी भी दिए गए डेरिवेटिव इक्वेशन को हम लोग कैसे CF फाइंड करेंगे, पूरा प्रोसेस हम लोग है। सबसे पहले क्या होता है, जो इक्वेशन मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन रहेगा वो होगा, इसको लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो स्टेप बनता है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म का लिखने का तरीका मतलब क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या आप लोग करना क्या, जो मेरे पास डेरिवेटिव गिवन है, जो डेरिवेटिव गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, d अपन का dx को d से, d2 अपन का dx स्क्वायर को हम लोग d स्क्वायर से, d3 अपन का dx क्यूब को हम लोग d3 से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर। ओके, ये तो आप क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। जो तीसरा स्टेप होता है आपका, उसको एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो d होता है जहाँ पर हम लोग d यूज करते हैं उसके स्थान पर हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, 1 पुटअप कर देंगे, और इक्वेशन को हम लोग जो राइट हैंड की वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो की इक्वेशन पुटअप करके जीरो की इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, तो वही पुट f ऑफ m इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जैसे हम लोग यहाँ पर d के स्थान पर हम लोग m पुटअप करेंगे तो मेरे पास बराबर का जीरो हो जाएगा, तो वो जो m के केस में आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मेरे को एक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग करते क्या है, वहाँ उस एक्सिलरी इक्वेशन में जो m रहेगा उसकी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे वैल्यू फाइंड करेंगे तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए कुछ टर्म होते हैं, जैसे बाय द वे m की वैल्यू जो मेरे पास आ गया वो रियल आ गया,
या फिर दूसरी मेथड में ऐसा हो सकता है कि रियल के साथ साथ डेस्टिनिक अलग अलग आए, या रियल के साथ रिपीटेड आए, इमेजिनरी आए, इमेजरी के साथ रिपीटेड आए, है ना। ऐसे कई टर्म बनते हैं। अगर इस टर्म में जो टर्म बनता है एम पे डिपेंड करेगा, एम पे क्या डिपेंड करेगा, किस तरह से मेरे पास CF आएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं, एम की वैल्यू अगर रिपीटेड है या डेस्टिनिक रियल है, किस तरह से आएगा, तो उसका जो CF बनेगा कैसा होगा, उसको हम लोग आगे वाले में देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग बताते हैं। चलिए चलिए अगर हम जो हम लोग एक्सिलरी क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सिलरी क्वेश्चन बनाने के दौरान अगर जो एम की वैल्यू है, अगर इस 5 टर्म में किसी भी प्रकार की मिलती है तो उसकी जो CF की वैल्यू होगी इस तरह से होगा। जैसे अगर हम कह दें कि मान लो कि अगर एक्सिलरी क्वेश्चन में एम की वैल्यू जो फाइंड किया वो रियल के साथ साथ डेस्टिनिक आया, कहने का मतलब है किसी एम की वैल्यू अलग अलग रियल में वैल्यू आ रही है, तो उसका जो CF बनता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एम की वैल्यू A1 A2 A3 आ गया और सारे के सारे रियल हैं अलग अलग, तो इसका जो CF बनता है वो क्या हो जाएगा, C1 e की पावर A1x होगा प्लस का C2 e की पावर A2x होगा प्लस का C3 e की पावर AX होगा। समझने के लिए मैं बताऊं, जैसे अगर मान लो रियल का मतलब क्या होता है, एम की वैल्यू में मान लेता हूँ 2 माइनस का 3 और ये आपका आ गया क्या, मेरे पास 2 आ गया। ये मेरे पास रियल भी है और सॉरी यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ, रियल भी है और तीनों वैल्यू देख रहे हैं अलग अलग है। तो उसके केस में मेरे पास जो CF इसकी वैल्यू बनेगा वो CF बराबर क्या हो जाएगा आपका, C1 e की पावर 2x होगा प्लस का C2 e की पावर माइनस का 3x होगा प्लस का C3 e की पावर क्या माइनस का 2x होगा। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका CF बनेगा कब, जब अगर m की वैल्यू क्या है मेरे पास है, डेस्टिनेट के साथ साथ क्या हो, रियल हो। ओके, ये कंसेप्ट आप लोग समझते जाना, कुछ भी नहीं करना है। C1 e की पावर 2x जो भी यहाँ पर वैल्यू आए वो e की पावर के साथ x के साथ तो जुड़ता जाएगा। यहाँ पर e की पावर 2 था 2x हो गया, माइनस का था माइनस का 3, ये कांस्टेंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे डिस्टिंक होगा 1 2 3 जितनी वैल्यूज आएंगी। ओके ना, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज आए थे तो C1 C2 C3 अलग अलग थे तो 3 कांस्टेंट आएंगे, हर एक केस में ऐसे वैल्यू आएंगे। केवल e की पावर 2x होगा, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर e की पावर माइनस x हो जाएगा, x तो रहेगा ही, केवल ये वैल्यू टर्म होता है जब वही में A1 A2 A3 जो वैल्यू है आप पुट अप कर देना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है दूसरा, अगर बाय द वे से अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो एक्सिलरी इक्वेशन आप लोग सॉल्व किए, एम की वैल्यू जो फाइंड किए वो मेरे पास ऐसा मिल गया कि रियल के साथ साथ रिपीटेड आए, मतलब वास्तविक तो नंबर्स आए बट वो रिपीट करके, जैसे मैं मान लो कि उसकी वैल्यू ए है तो और ए ऐसे आते ही गए, ए आया जितने भी टर्म का है, या ए का एक आएगा आ सकता है, 2 वैल्यू जा सकते, 3 वैल्यू जा सकते, लेकिन जितनी वैल्यू जाएंगी वो क्या होंगे, सेम सेम होंगे, रिपीटेड होंगे और रियल होंगी। तो उसके अंदर जो उसका CF बनता है वो क्या मेरे पास होता है, C1 e की पावर AX प्लस का x, जितने रिपीटेड होंगे, जितनी बार वो रिपीट रहेगी वैल्यू उतना x का मल्टीपल होता जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला एज यू एज रखेंगे, दूसरी रिपीट हुआ तो x C2 e की पावर AX प्लस फिर अगेन तीसरा वैल्यू जो भी मिला है मेरे पास m की वैल्यू वो भी सेम है, रिपीटेड है, तो यहाँ पर x का गुणा, यहाँ पर एक बार अगेन x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, C3 कांस्टेंट बनेगा, e की पावर AX होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि m की मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, मेरे पास 2, 2 आया, सॉल्व करने में कोई मेरे पास एक्सिलरी क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करने पर मेरे पास m की जो वैल्यू है 2 और 2 आया, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों रिपीट में एक वैल्यू और ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 3 वैल्यूज मेरे पास m की, ये 2 2 2 मिल गया। अब ये देख रहे हो रियल भी है साथ साथ ये क्या है, रिपीटेड है, एक ही वैल्यू है बार बार रिपीट हो रही है। इस केस में जो मेरे पास CF बनता है वो CF क्या होता है, C1 e की पावर 2x। अगेन जब नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो उसमें x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x का मल्टीप्लिकेशन x के इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो x का काम कर रहा है, dy का dx का है। अदरवाइज ये dy का dx का और dt का होता, या आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता वही यहाँ पर आता है, ध्यान ये रहे, इसीलिए मैं पहले बताया था। तो ये क्या हो गया, ये आपका x होगा C2 कांस्टेंट e की पावर क्या हो जाएगा, AX आएगा, फिर अगेन रिपीटेड है, 2 है तो 2 लिखो, अगेन रिपीटेड है तो x आए, फिर अगेन वाले के लिए क्या होगा, एक बार और गुणा हो जाएगा x का, तो x की स्क्वायर हो जाएगा, फिर कांस्टेंट C3 आपका बनेगा C3 e की पावर 2x होगा। ओके, जहाँ तक समझ रहा हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
अगर आप लोग वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए इस चीज़ को देखेंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो ये इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, अगर m की वैल्यू रिपीटेड के साथ रियल हो तो क्या होगा, सिर्फ इस टर्म से हम लोग निकालेंगे। खैर ऐसे समझते हैं, रूल समझो, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेके इसको आप लोग हम पूरा बताएंगे डिटेल से। अब तीसरी जो वैल्यूज होती हो सकता है बी में, या हो सकता क्या हो सकता है, मेरे पास m की जो वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते जो m की मेरे पास वैल्यू है वो इमेजिनरी आ जाए। क्या आ जाए, इमेजिनरी आ जाए। इमेजिनरी मतलब क्या है कि m की वैल्यू आयोटा फॉर्म आए, यानी प्लस माइनस का क्या हो जाए, ए आई हो जाए, या इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी और इन पेयर फॉर्म में। अगर m की वैल्यू हम कह रहे हैं कि मेरे पास प्लस माइनस ए आई आया है, तो उस केस में जो मेरे पास सी एफ बनता है क्या होता है, सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, C1 क्या होता है, कांस्टेंट C1 यहाँ पर एक से जो आप लोग को एलोर थ्योरम पढ़ा वहाँ से केस, यानी क्या होगा C1 कास का AX प्लस का C2 साइन का AX होगा। ध्यान रखें ये जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर फॉर्म मल्टीपल फॉर्म करना है, कास का एंगल में कास AX प्लस का C2 साइन का AX बनेगा। ओके, अगर यहाँ पर समझने की मैं बात कहूँ, जैसे मैं कह लूँ कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर सपोज करो कि मैं सॉल्व करते हुए m की वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसा मिल गया, 3 प्लस माइनस का 3 आयोटा मिल गया। क्या मिल गया, 3 आयोटा मिल गया। क्या मिल गया मेरे पास, 3 का आयोटा मिल गया। तो इसका जो सोल्यूशन होगा सी एफ मेरे पास जो आएगा वह क्या मैंने बताया, C1 कास AX, ए की वैल्यू कितना 3 है, यानी 3x प्लस का C2 के बाद क्या होता है आपका साइन का AX, ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। ये मेरे पास क्या बनेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट फंक्शन बनेगा, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, CF निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म आपका है क्या कि अगर मेरे पास m की वैल्यू सॉल्व करते समय m की वैल्यू मेरे पास कैसे आ जाए, कॉम्प्लेक्स में आ जाए, कॉम्प्लेक्स का पेयर का फॉर्म बने। अगर कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो अगर मैं कहूँ कि जो इसका CF है, सॉरी m की जो वैल्यू मेरे पास आया है वो क्या आया है, मेरे पास a प्लस माइनस का आयोटा भी आया है। क्या मेरे पास आ गया, आयोटा का भी आ गया। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें इमेजिनरी और रियल दोनों वैल्यूज कंटेन होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स का टर्म ऐसा अगर मेरे पास आया है तो जो CF निकालते हैं हम लोग, लिखते कैसा है, CF इज इक्वल टू जो ये रियल वाली वैल्यूज होती है, रियल वैल्यूज को मैं बाहर लिखूंगा e की पावर AX इंटू, अब इमेजिनरी वाला इमेजिनरी का टर्म जैसे था उसे लिखेंगे, सेम ये वाला टर्म क्या करेंगे, C1 कास का ये क्या है आपका BX प्लस का C2 साइन का BX। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल का अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर मैं कह रहा हूँ कि m की वैल्यू क्या मेरे पास आ गया, 2 प्लस माइनस का 3 आयोटा आ गया। क्या आ गया, 2 प्लस का माइनस का 3 आयोटा आया, तो इसका जो CF बनेगा क्या होगा, CF जो मेरे पास फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू, अब यहाँ पर cos का टर्म चलेगा, cos AX के स्थान पे 3x है प्लस का, सॉरी यहाँ पर C1, C2 के साथ क्या होगा आपका साइन का एंगल 3x बनेगा। तो ये मेरे पास क्या फॉर्म कर जाएगा आपका, ये जो फॉर्म करके आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका CF मिलेगा। कब, अगर m की वैल्यू मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स पेयर में दे रखा है तो इसका जो CF बनता है ये लिखने का तरीका इस तरह से होता है। ओके, नो डाउट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बचा, अगर मेरे पास m की वैल्यू सॉल्व करते समय, एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते समय m की जो वैल्यू मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स में आए और साथ साथ रिपीटेड आ जाए, क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स में आए साथ साथ रिपीटेड आए, तो उस केस में क्या होगा, रिपीटेड का मतलब क्या है, अगर m की वैल्यू सॉल्व करते समय सेम 2 वैल्यू रिपीटेड आए, जैसे a प्लस माइनस का आयोटा भी, फिर दूसरा भी क्या आ गया, a प्लस का आयोटा भी आ गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यही को हम लोग 2 बार लिख लेंगे। मतलब कोई चीज़ अगर रिपीटेड आता है तो दूसरी जो टर्म लिखते हैं उसमें जितने बार रिपीटेड होते हैं उतने बार हम लोग x का मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। x ही क्यों, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर वहाँ पर उस वाले आपका डेरिवेटिव में अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x का मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर y इंडिपेंडेंट का कार्य करेगा तो y का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। t का है तो t को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे यहाँ पर ये है तो इसको हम लिखेंगे, पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे, इस वाले टर्म क्या होगा, एज सेम पूरा यही लिख ले रहे हैं, e की पावर ax फिर C1 कास का bx प्लस का C2 साइन का bx। नेक्स्ट जब दूसरे वाले को लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड है तो हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, प्लस का x e की पावर ax होगा, बस पूरा बके बके सेम से उतार दो। कांस्टेंट हर बार चेंज होता जाएगा, a1 C1 C2 C3 C4, तो यहाँ पर जाएगा C3
कास का बी एक्स प्लस का C4 साइन का बी एक्स होगा। ओके, अगर इसका मैं एग्जांपल आप लोग को लेकर बताऊं तो जैसे मैं करूं कि अगर सपोज करो m की मेरे पास वैल्यू ऐसा आ गया, 1 प्लस का आयोटा प्लस माइनस का आयोटा आ गया, दूसरा भी क्या आ गया 1 प्लस माइनस का आयोटा आ गया। ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ साथ में रिपीटेड वैल्यू है, आपको पता ही है। अगर ऐसा है तो मेरे पास जो CF इसका बनेगा वो यही चीज़ बनेगा। पहले इस वाले का जो रियल, क्योंकि आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें रियल और इमेजिन दोनों पार्ट होते हैं। रियल को सॉल्व करने के लिए ये पहला कंसेप्ट था, ये वाला टर्म था, तो हम लोग पहले इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरे पास मिल जाएगा e की पावर क्या होता है आपका ax, और a के स्थान की तरह मेरे पास 1 है तो ये क्या होगा 1 होगा, यानी e की पावर क्या मेरे पास बन जाएगी x बन जाएगा। ओके, अब अगर ये x बन गया तब दूसरा हम लोग इसको करेंगे, इमेजिनरी वाले को क्या करते हैं C1 cos का x, क्योंकि 1 तो 1 ही है, प्लस का C2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन का x। ओके, दूसरी वाली वैल्यू को लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीट के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x e की पावर यहाँ पर भी सेम नंबर है तो e की पावर x होगा, फिर अगेन C3 कांस्टेंट आएगा, cos का x प्लस का C का 4 साइन का क्या बन जाएगा आपका x होगा। तो ये इस टर्म से इस प्रकार से जितने भी प्रकार का आपका यहाँ पर CF निकालने का जितने भी तरीके थे हम इसमें डिस्कस किए। अगर आप लोग को ये चीज़ें बिल्कुल अगर आप लोग स्किप ना किए होंगे तो 100% आपको समझ में आने वाली है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो मेरी, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप अपने प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी आप लोगों के लिए वीडियो पर अपलोड कीजिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप लोग बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं। आप लोगों को एक एक का हम जो है कि जो जितने भी हम लोग m की वैल्यूज को फाइंड करके देखें किस तरह से, इस पर हम एक क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।